Assalamu alaikum to all of you. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about Azad and Jammu Kashmir Public Service Commission, Subject Specialist Biology, Salt Pass Paper 2018. इस पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर होता है आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, इनमें जो 70 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड 70 एमसीक्यूज हैं और बाकी जो 30 एमसीक्यूज होते हैं वो एजुकेशनल एमसीक्यूज होते हैं। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए एडेनिन नॉर्मली पेयर विद। डीएनए में क्या होता है कि जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है वो पेयर करती है किसके साथ। तो जो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें जो हमारे पास एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है ये पेयर कर रही होती है थायमीन के साथ, और जो साइटोसिन होती है वो गुआनिन के साथ पेयर कर रही होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ब्लू और पिंक कलर में है, ब्लू कलर में हमारे पास थायमीन दिखाई गई है जो बाइंड कर रही है पिंक कलर के एडेनिन नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो हम जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एनालिसिस। वो कौन सा यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता फॉर जेनेटिक एनालिसिस। जेनेटिक एनालिसिस से यहाँ पे ये मुराद है कि जब भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको उनकी जो जेनेटिक मेकअप है उसको चेक करने के लिए एनालिसिस किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो कौन सा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे जेनेटिक एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास बी ऑप्शन है माउस डियर, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी हमने यहाँ पे पिक भी दिखाई है। तो ये एक डियर है जो माउस की तरह दिखती है। तो इसको जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता जेनेटिक एनालिसिस में। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसा कि ज़ेब्रा फिश है या आर्बिडोप्सिस थैलीना, इसी तरह जो सिनोर है डाइटिस एलिगेंस, ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एज अ जेनेटिकल एनालिसिस के तौर पे एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, माउस डियर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो जेनेटिक कोड के लिए नहीं कंसीडर की जाती। मतलब अगर हम देखें पहला ऑप्शन तो इसमें ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लिखा हुआ है। तो जेनेटिक कोड जो होता है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, सब के लिए सेम होता है, तो यूनिवर्सल कोड होता है। इसके अलावा नॉन नॉन ओवरलैपिंग, तो जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है वो ओवरलैप नहीं कर सकता, उनमें डिफरेंस ज़रूर होता है। इसी तरह रिडंडेंट का मतलब होता है कि वो जो है वो एक सा नहीं रहता, मतलब डिग्रेड हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है फोर्थ स्टॉप कोडॉन, ये ऑप्शन राइट नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है जेनेटिक कोड की। क्यों नहीं है? बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है, अगर हम यहाँ पे बॉक्स में देखें तो हर कोड जो है जेनेटिक कोड जो है वो थ्री नाइट्रोजनस बेस पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह जो स्टॉप कोडॉन होते हैं अगर हम टेबल में देखें तो तीन हमें यहाँ पे पिंक बॉक्स में स्टॉप कोडॉन नज़र आएंगे। एक है UAA, एक है UAG और एक है UGA। तो ये तीनों जो हैं ये स्टॉप कोडॉन है। इसके अलावा हमें बॉक्स में कहीं पे भी स्टॉप कोडॉन नज़र नहीं आ रहा। तो इन्होंने यहाँ पे 4 स्टॉप कोडॉन लिखे हुए हैं, जबकि जो जेनेटिक कोड होते हैं उनमें 3 ही स्टॉप कोडॉन मौजूद होते हैं। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट द डेफिनेशन ऑफ अलील्स। अलील की डेफिनेशन जो है उसके हवाले से कौन सा ऑप्शन राइट है। फिनोटाइप नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन ये भी नहीं है, जीन फॉर रिंकल एंड येलो नहीं, ये दोनों डिफरेंट करेक्टर्स हैं। अलील बेसिकली अलील की डेफिनेशन क्या होती है कि ये टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, मतलब जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम अलील कहते हैं।
तो अगर हम इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखें तो हमारे पास जैसा कि यहाँ एग्जांपल में राउंड एंड रिंकल है। तो राउंड और रिंकल एक ही सीड के शेप के लिए दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक ही जीन की। तो अगर जो है येलो जैसे हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिंकल एंड राउंड यानी कि रिंकल और राउंड दोनों ही शेप्स हैं सीड की, और रिंकल एंड राउंड जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक ही जीन की, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम दो अलील्स की बात करें तो शेप्स की अगर बात करेंगे तो राउंड रिंकल होगी। इसी तरह अगर हम कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन होगा। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो टाल या डार्क होगा। तो इसी तरह जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें शेप के बारे में दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं लील की, जैसे कि रिंकल या राउंड होना, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। आगे एग्जांपल है, वो कह रहे हैं एन एग्जांपल ऑफ फिनोटाइप इज, फिनोटाइप की क्या एग्जांपल है इन ऑप्शंस में से। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज फिनोटाइप जो होती है वो किसी भी प्लांट या एनिमल की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे अ टाल पी प्लांट यानी कि एक पी प्लांट है जो कि टाल है, तो टाल का जो वर्ड है ये उसकी फिनोटाइप बता रहा है पी प्लांट की, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे अगर हम देखें इनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल टी और मल्टीप्लाई इसको किया जा रहा है, इसका क्रॉस कराया जा रहा है रिसेसिव जो है डॉर्फ यानी कि शॉर्ट प्लांट के साथ। तो अगर इन्हीं की हम फिनोटाइप देखें तो हमारे पास जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो इसकी क्या होगी, फिनोटाइप टाल होगी। तो इसीलिए जो टाल पी प्लांट है ये फिनोटाइप को शो कर रहा होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्किन कलर है ह्यूमन का ये कौन सी जेनेटिक, अगर हम जेनेटिकली देखें तो किस चीज़ की एग्जांपल है, तो हमारे पास ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है, यानी कि स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो असल में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो है एक से ज़्यादा जो जीन्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं एक ही स्किन कलर के लिए, डिफरेंट जीन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्किन कलर को की इनहेरिटेंस के लिए, इसलिए इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने अगर हम बॉक्स में देखें तो जो है हमारे पास वाइट कलर भी है स्किन का, लाइट वाइट भी है, मीडियम लाइट भी है, इसी तरह हमारे पास डार्क भी है और ब्लैक भी। तो इनकी जीनोटाइप भी डिफरेंट है और फिनोटाइप भी डिफरेंट है। तो जो स्किन कलर होता है बेसिकली ये इसमें ये का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा होता है किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिकम्बिनेशन करवाने में लिंकेज जीन्स की। अब लिंकेज जीन्स कौन से होते हैं, बेसिकली लिंकेज जीन्स जो होते हैं वो दो ऐसे जीन्स होते हैं जो सिंगल पेयर होते हैं एक ही होमोलोग के, और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो दो या दो से ज़्यादा जीन्स एक दूसरे के साथ एक साथ इनहेरिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, और ये किसी भी जो इनका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वो एक साथ ये आगे जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो उनको हम लिंकेज जीन कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है लिंक जीन्स में तो वो रिकम्बिनेशन करवा देते हैं, यानी कि उनमें पार्ट्स जो हैं क्रोमोसोम्स के वो आपस में रिकम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर होगी, तो जो है वो उनके जो नॉन सिटेटेड क्रोमेटिड्स होंगे वो आपस में पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे, जिससे जो है वो रिकम्बिनेशन हो जाएगी कौन से जीन्स की, जो लिंकेज जीन्स थे उनमें रिकम्बिनेशन हो जाएगी। तो बेसिकली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो रिकम्बिनेशन करवा सके किसी भी लिंकेज जीन्स की, जैसे कि यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन डिजीजेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज। अगर हम डिजीजेज की बात करें जो नीचे दी हुई हैं ऑप्शंस में, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन की वो कंसीडर की जाती है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है कि इसमें इसको पॉइंट म्यूटेशन इसलिए कहा जाता है कि सिंगल जो हमारे पास एक कोड है जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें जो
जेनेटिक कोड्स हैं उनमें एक ही सिंगल जो जेनेटिक कोड है, एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन होती है, जिससे अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी जो है वो चेंज हो जाता है और प्रोटीन जो है वो अब नॉर्मल प्रोड्यूस होती है। जैसा कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड था, ये नॉर्मली मौजूद होता है बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, जबकि जो अब जब इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन बन जाता है, जो कि एक म्यूटेंट होता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी शेप सिकल की तरह हो जाती है, और ब्लड जो कैरी करने का, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने का की एबिलिटी है रेड ब्लड सेल्स में, वो कम हो जाती है, जिससे जो है एनीमिया होता है। तो इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। Next, which of the following is an autosomal non-disjunction of chromosome number 21? बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 21 पर नॉन डिसजंक्शन होती है और वो भी ऑटोसोमल, तो यानी कि ये सेक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 जो क्रोमोसोम है, 21 जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर 3 हमारे पास यानी कि ट्राइसोमी है। इट इज़ बेसिकली ट्राइसोमी। इसमें जो है वो क्या होता है कि एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, तो इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम नंबर 21 पर हो रहा होता है। ये ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 है, इसलिए इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट लिंकेज हैज बीन रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? कंप्लीट लिंकेज जो है वो रिपोर्ट की गई थी मेल ड्रोसोफिला में। मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल जो है इनके 8 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर कितने होते हैं इनके, 4 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे जब क्रॉसेस होती हैं बिटवीन होमोलोगस पेरेंट्स, तो हमारे पास जो जनरेशन आती है फर्स्ट जनरेशन, इसमें भी डिफरेंट तरह के जो हमारे पास मेल प्रोड्यूस होता है उसमें कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। तो कंप्लीट लिंकेज यानी कि जो पेरेंटल जो मेल के जो जीन्स थे कि क्रोमोसोम पर मौजूद थे, वो ही इसी तरह ही सेम एज इट इज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में। तो इसलिए जो हमारे पास कंप्लीट लिंकेज है वो मेल ड्रोसोफिला में रिपोर्ट की गई थी। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ अलील इज। अब अलील की यहाँ पे हमने एग्जांपल जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो अगर हम देखें कि अलील बेसिकली होते क्या हैं, तो अलील की डेफिनेशन ये है कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं एक जीन की जो सेम ट्रेड को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अलील जो होते हैं वो ओकर होते हैं इन पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें अलील की, तो अगर वाइट कलर का फ्लावर है तो उसके लिए स्मॉल जो 2 आ रहे हैं, इसी तरह अगर रेड है तो एक 2 जो कैपिटल आ रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि रेड कलर के लिए 2 जो है वो हमारे पास एक ही जीन के 2 वेरिएंट होते हैं जिनको हम अलील कह रहे होते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे आर आर है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे हमारे पास ऑफ स्प्रिंग जो आएगा, जैसा कि यहाँ पे 2 फ्लावर हैं, एक वाइट और रेड। तो इनका जब हमने जो है क्या करा है, क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो रेड फ्लावर आया उसमें एक कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है। तो लेकिन जो कैपिटल आ रहा है वो डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, तो हमारे पास जो फ्लावर का कलर है वो रेड आया, बेसिकली रेड डोमिनेंट था। तो इसी तरह अगर हम बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन राइट है, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी 2 एक ही जीन के 2 वेरिएंट हैं, यानी कि लील हैं। इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल डबल कैपिटल टी हैं, ये भी 2 वेरिएंट हैं एक ही जीन के, यानी कि 2 अलील हैं एक ही जीन के। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये राइट है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही सेट जो हमें दिए गए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल कैपिटल टी, ये दोनों ही अलील्स हैं, एक ही जीन के 2 वेरिएंट फॉर्म्स हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, इन टबैको प्लांट if 48 is diploid number of chromosome, then how many chromosome in pollen grains? हमारे पास एक टबैको प्लांट है और उसमें जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 48 हैं। तो क्रोमोसोम कितने इनहेरिट होंगे पोलन ग्रेन्स में? ज़ाहिर है 48 हैं, तो जो इनहेरिट होंगे वो 24 रह जाएंगे ग्रेन्स में, पोलन ग्रेन्स में। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो राइट है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिनोटाइप बट नॉट अबाउट जीनोटाइप। तो कौन सा इनमें से हमारे पास ऑप्शन है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है जस्ट अबाउट फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। तो हमारे पास जो टाल पी प्लांट है, बेसिकली टाल का जो वर्ड है यहाँ पे ये बता रहा है कि जो पी प्लांट है वो लंबा है, टाल है, यानी कि ये उसकी फिनोटाइप बता रहा है। यहाँ पे हमें जीनोटाइप का बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इज रिजल्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डैश देयरफॉर एवरी बॉडी सेल्स हैज टोटल ऑफ 47 क्रोमोसोम। तो जैसा कि यहाँ हम भी देख सकते हैं कैरियोटाइप में कि जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम मौजूद होता है जिसकी वजह से जो एवरी बॉडी का जो सेल है वो उसके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। 21 जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद होता है जिसकी वजह से जो है वो डाउन सिंड्रोम रिजल्ट में काज होता है। तो 21 जो है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज कौन सी डिजीज को समझा जाता है? यहाँ पे जो हमारे पास डिजीजेज दी हुई हैं इनमें से जो हीमोफीलिया है, बेसिकली इसको हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं बिकॉज जो रॉयल फैमिली थी उसके मेंबर्स में जो थी वो हीमोफीलिया आगे जो थी वो सरवाइव की थी, यानी कि डिफरेंट इनकी फैमिली में ये आगे पाई गई थी। जैसा कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उन वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, तो इस वजह से जब उनकी आगे रॉयल फैमिली में आगे जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे, इनके जो बच्चे थे, उनमें ये डिजीज़ हीमोफीलिया जो है वो ट्रैवल करती रही आगे आगे, तो इस वजह से इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया जो है बेसिकली ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होता और जो है अगर कहीं पे बाउंड हो जाए बॉडी पे तो वो उसमें से मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इज मोर फ्रीक्वेंट इन। जो क्रॉसिंग ओवर होती है जैसा कि चाज़मेटा फॉर्मेशन जो होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान और फिर उस चाज़मेटा फॉर्मेशन के थ्रू क्रॉसिंग ओवर होती है और फिर हमारे पास जो है वो वेरिएशन काज होती है। तो बेसिकली ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये ज़्यादा देखी गई है, मोर फ्रीक्वेंट पाई गई है मेल्स में, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द फिनोमिना लिंकेज प्रिवेंट। अब जो लिंकेज का फिनोमिना है ये प्रिवेंट करता है हाइब्रिड फॉर्मेशन बिकॉज लिंकेज का जो वर्ड है ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो एक साथ इनहेरिट होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, वो जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है रिकम्बिनेशन जो है उसको रोकते हैं। लिंकेज का जो फिनोमिना है ये रिकम्बिनेशन को रोकता है, यानी कि हाइब्रिड फॉर्मेशन को रोकता है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है ELISA is used to detect viruses and key reagent in that is dash। हमारे पास जो ELISA है ये एक टेक्निक है जिसको जो वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है और इसके अंदर जो की रिएजेंट यूज़ किया जा रहा होता है बेसिकली वो होता है अल्कलाइन फोस्फेटेजेस। ये एक एंजाइम है अल्कलाइन फोस्फेटेजेस जिसको रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ELISA में। ELISA बेसिकली जो है वो डिफरेंट जो जीन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हेल्प करती है ये एक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज। वो कौन सी डिवाइस है जिसको हम ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं? तो बेसिकली वो डिवाइस जो है वो है EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो है ये एक टेक्निक है जो ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन इज। जो ह्यूमंस में लार्जेस्ट जीन डिटेक्ट किया गया है वो है डायस्ट्रोफिन। डायस्ट्रोफिन का यहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक लेंथी और लार्जेस्ट जीन देखा जा सकता है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। डायस्ट्रोफिन इज अ लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शोइंग कोडोमिनेंस इज। जब भी अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो जो कोडोमिनेंस है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो बोथ एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली खुद को
एक्सप्रेस कर देते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं कि पेरेंट जनरेशन में एक हमारे पास वाइट फ्लावर है और एक रेड फ्लावर है। इनका जब क्रॉस करवाया है तो हमारे पास जो है वो रेड और वाइट दोनों ही कम्बिनेशन जो है हम देख सकते हैं F1 जनरेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है यानी कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेड और वाइट दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस, ये राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट फॉर कोडोमिनेंस। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएट कराया गया था ये हमारे पास स्टार्ट कराया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। दोनों डिपार्टमेंट्स जो ये थे इन्होंने हेल्प की थी। इन दोनों की मिली भगत से जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। NIH और DOE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आल्सो फोकस ऑन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसमें ये फोकस इस पे भी करता है कि जो जंक डीएनए है यानी कि नॉन कोडिंग डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं, उसको भी ये डिटेक्ट करता है और कोडिंग जो डीएनए है उसको भी ये डिटेक्ट करता है। होल जो ह्यूमन का जीनोम है उसको डिटेक्ट करता है, उस पे फोकस इसका होता है। लेकिन साथ में जंक डीएनए जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है डीएनए का उसको भी ये फोकस करता है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, लिंकेज की जो टर्म है ये सबसे पहले दी थी थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ए ऑप्शन जो है मॉर्गन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मेज इफ ऑल जीन्स आर मैप्ड। अगर हम तमाम जीन्स को मैप करें तो कितने लिंकेज ग्रुप ऑब्जर्व किए जा सकते हैं मेज के केस में, यानी कि जो मकई है इसमें कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। तो टोटल जो लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं वो होते हैं 10। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है बोथ कपलिंग एंड रिपल्जन फिनोमिना आर रिलेटेड विद, जो कपलिंग का फिनोमिना है यानी कि दो जीन्स का एक साथ सेम जो हैं, जैसे कि यहाँ पे कपलिंग हेटेरोजाइगोट देखा जा सकता है कि ए कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ और कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ जो है वो कपलिंग कर रहा है। इसी तरह अगर रिपल्जन देखी जाए तो कैपिटल ए जो है स्मॉल ए के साथ और कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ जो है वो कर रही है। जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जो है कॉम्बिनेशन कर रही है, तो उसको रिपल्जन हेटेरोजाइगोट कहते हैं। तो इन दोनों का जो ये जो फिनोमिना है ये लिंकेज के साथ रिलेटेड है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ म्योसिस, म्योसिस की कौन सी फेज होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। तो अगर हम जो है प्रोफेज देखें, प्रोफेज 1 जो है माइटोसिस की म्योसिस की, उसमें 5 फर्दर फेसेस होती हैं। उनमें से जो पैचाइटीन होती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, पैचाइटीन में क्या होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फुली सिनेप्स्ड होते हैं और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो रही होती है, यहाँ पे बिगिंस हो रही होती है। यानी कि जो टेट्राड फॉर्मेशन है वो पैचाइटीन में होती है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आप एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो पैचाइटीन बी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज ये वो फेस है म्योसिस की जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है। तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेज टेक्निक, इमेज टेक्निक जो यूज़ की जाती है ये MRI स्कैन होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक में कि किस तरह MRI स्कैन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली इमेज टेक्निक होती है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है एलिसा इज कॉमनली यूज्ड फॉर, एलिसा जो है बेसिकली ये डिफेक्टेड जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एड्स की डिजीज़ है बेसिकली इसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं एड्स की डिजीज़ का को डिटेक्ट करने के लिए वो एलिसा होता है। जैसा कि यहाँ पे पहला स्टेप है कैप्चर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को कैप्चर करता है, दूसरे पॉइंट में टारगेट एंटीजन के साथ जो कैप्चर एंटीबॉडी है वो बाइंड करती है
और जो एंजाइम होता है उसको लेबल्ड किया जाता है विद डिटेक्टेड एंटीबॉडी के साथ। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। तो ये जो पूरा होल प्रोसेस है लीसा का, ये बेसिकली वो टेस्ट है जो यूज किया जाता है फॉर एड्स डिजीज। तो ए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है पैचू सिंड्रोम ऑकर ड्यू टू। पैचू सिंड्रोम जो है ये ट्राइसोमी है क्रोमोसोम नंबर 13 की। तो क्रोमोसोम नंबर 13 जो है इसकी ट्राइसोमी को पैचू सिंड्रोम कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि स्मॉल हेड होता है, लो सेट ईयर्स होते हैं और गल्फ प्लेट जो होती है वो भी होती है ऐसे बच्चों में। तो ये ट्राइसोमी है क्रोमोसोम नंबर 13 की। बी ऑप्शन राइट है। Next, if a man has enlarged breast, spare hair on the body and sex complement as XXY, then it is। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मेल्स में ऐसी सिंड्रोम हो कि उनके जो ब्रेस्ट हैं वो लार्ज हों, इसी तरह स्पेयर हेयर हो उनकी बॉडी पर और उनका जो सेक्स कंप्लीमेंट है वो क्या हो, XXY हो। जैसा कि हम यहाँ पे पिक में देख सकते हैं कि XXY जो है ये बेसिकली क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम के लिए यूज किया जाता है। तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि XXY सिंड्रोम इसको कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। इफ इन अ फैमिली अ मदर इज नॉर्मल एंड फादर हैज डिजीज बट डिजीज इज इनहेरिटेड टू डॉटर नॉट टू सन, देन व्हाट टाइप ऑफ दिस डिजीज इज। बेसिकली जो डिजीजेज पेरेंट्स में से जो फादर हैं, फादर से जो है वो डॉटर में जाती हैं, वो डिजीजेस बेसिकली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती हैं। डी ऑप्शन राइट है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज इसलिए होती हैं क्योंकि जो मेल होते हैं उनमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम हमेशा जो है वो फीमेल में जाता है, डॉटर में जाता है। मेल में तो एक्स क्रोमोसोम जो सन है, सन जो है उसमें जो फादर है वो अपना वाई क्रोमोसोम ही भेजता है, एक्स क्रोमोसोम जस्ट डॉटर में जाता है। तो अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेज हैं तो वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। इसी तरह अगर फादर से डॉटर में कोई डिजीज जा रही है तो वो फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ही हो सकती है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन मैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ एन एनिप्लॉयडी इन सेक्स क्रोमोसोम। बेसिकली जो मैन होता है उसमें जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, बाकी जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब वो सेक्स क्रोमोसोम में अगर एनिप्लॉयडी हो गई है तो उसमें क्या होता है एनिप्लॉयडी में कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे XXY मेल जो है, यानी कि XY तो नॉर्मली मेल की फिनोटाइप है, सेक्स क्रोमोसोम है का पेयर है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया तो इस वजह से ये एक एनिप्लॉयडी का केस आ गया यहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कैंसर सेल्स आर। कैंसर सेल्स के से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी जो है वो राइट है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें तो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल कह रहे हैं, तो जाहिर है यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो कैंसर सेल जो है वो नॉर्मली डिवाइड नहीं कर रहे, वो अनकंट्रोल्ड जो उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है सेल्स की। इसी तरह जो बी ऑप्शन है इसमें कह रहे हैं कि ग्रोथ विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल्स, तो जो ग्रोथ हो रही होती है इसमें एक्सटर्नल सिग्नल्स के बगैर ही ग्रोथ होती चली जाती है, तो ये भी राइट ऑप्शन है। इसी तरह अवॉइडेंस ऑफ सेल डेथ, जो भी कैंसर सेल होते हैं वो उनमें डेथ नहीं हो रही होती, जो है सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते जा रहे होते हैं और उनमें सेल डेथ नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं और ट्यूमर्स काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव जो ऑप्शंस हैं ये राइट हैं, कैंसर से रिलेटेड डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है अ जीन इज अ सीक्वेंस विच कोड्स स्पेसिफिक प्रोटीन, दिस यूनिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन कोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूनिक सीक्वेंस ऑफ। बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीन का सीक्वेंस होता है वो कोड करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह स्पेसिफिक जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो क्या बनाने में हेल्प करेगा, तो वो रेगुलेटरी सीक्वेंस बनाने में हेल्प करेगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस बेसिकली ये प्रोटीन का एक यूनिक सीक्वेंस होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोमोटर्स वगैरह हो गए या जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो हेल्प कर रही होती हैं ट्रांसक्रिप्शन में या ट्रांसलेशन में, तो बेसिकली उनको हम रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं और ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन का सीक्वेंस ही होता है जो इनको बना रहा होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दूस कैंसर दैट ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर।
बेसिकली वो कैंसर जो एक्टोडर्म या एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा की यहाँ पे दो टाइप्स मैंने आपको शो कराई हैं, जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। ये एक 95 ईयर ओल्ड फीमेल के है, और एक जो है वो 80 ईयर ओल्ड मेल स्काल्प के ऊपर जो है वो कैंसर कार्सिनोमा जो है कार्सिनोमा ये दिखाया गया है। तो बेसिकली अगर एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल एपिथेलियल सेल से कोई कैंसर ड्राइव करता है तो उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट, हेरिटेबल फीचर इज अ डैश एंड मे हैव टू और मोर वेरिएंट डैश। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ये है, सी ऑप्शन है, बिकॉज हेरिटेबल फीचर जो होता है उसको हम कहते हैं करेक्टर। कोई भी जो करेक्टर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो उसका हेरिटेबल फीचर होता है, तो इसलिए पहले जो डैश है उसमें हम करेक्टर लगाएंगे। इसी तरह जो सेकंड है कि मे हैव टू और मोर वेरिएंट, तो वेरिएंट जो होते हैं यानी कि एक करेक्टर का जो वर्जन होता है उसको हम ट्रेट कहते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास डैश है उसमें क्या लगेगा, ट्रेड्स लगेगा। तो जो टू और मोर वेरिएंट्स होते हैं वो ट्रेड्स के होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो राइट है, करेक्टर एंड ट्रेड्स। Next, the X-ray diffraction studies conducted by Dash were taken as key to the discovery of the structure of DNA. DNA की जो डिस्कवरी हुई थी, स्ट्रक्चर ऑफ DNA की जो डिस्कवरी हुई थी, उसमें इम्पोर्टेंट रोल किस साइंटिस्ट ने प्ले किया था फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़? तो वो थी दे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था पैटर्न ऑफ डीएनए का, जिससे जो है वो डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हुई थी। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हिस्टोन 4H4 कंसिस्ट ऑफ 102 अमाइनो एसिड्स एंड इट हैज़, जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ पे हिस्टोन 4 का पूछा गया है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो भी हो, H4 हो या H3 हो, इनका जो हमारे पास चार्ज इन हिस्टोन प्रोटीन पे होता है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज होने का जो रीज़न है वो ये होता है कि जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ताकि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अच्छे से रैप कर सके, इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही होती है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, ह्यूमन जो होते हैं उनमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में उसको देखें तो 98.6 डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट, वो टेम्परेचर होता है हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये राइट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है टू प्लांट्स कार्बन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स जो होते हैं उनको कार्बन किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? तो कार्बन जो प्लांट ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ले रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो लीव्स हैं वो ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्थी पर्सन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, जो एक हेल्थी पर्सन होता है उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम अगर देखें ब्लड प्रेशर का चार्ट, तो जो हमारे पास नॉर्मल है वो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है, इसी तरह डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg होता है, इसलिए 120/80 जो है ये सी ऑप्शन राइट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन में। नेक्स्ट इन प्लांट विल्टिंग रिजल्ट फ्रॉम इंटेंस, जो विल्टिंग होती है जैसा कि यहाँ पे फ्लावर दिखाया गया है जो विल्ट हो चुका है, तो विल्टिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है और हॉट डे है और उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रांसपायरेशन हो चुकी है पौधे में, तो वो विल्ट कर जाएगा, इसलिए जो हमारे पास डी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है विच ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कौन सी ब्लड वेजल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं? तो हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो आयोटा है, यानी आयोटा के बाद जो बाकी आर्टरीज होंगी ये ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन विच कवर द हार्ट इज, वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो हार्ट को कवर कर रही होती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें इनमें से जो पेरिटोनियम है
पेरिकार्डियम है, सॉरी सी ऑप्शन राइट है, बिकॉज पेरिकार्डियम जो है वो यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, पेरिकार्डियल सैक भी दिखाया गया, और पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, ऊपर मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेलीज कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट आर, अब वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस करवाती है प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस हैं का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। नेक्स्ट है इन प्लांट द मूवमेंट ऑफ अब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव इज थ्रू, प्लांट्स के अंदर जो रूट्स में से वाटर के साथ मिनरल्स जो ऐड हो जाती हैं और वो रूट्स से लीव्स तक जाती हैं, वो कौन लेके जाते हैं, वो जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं, तो बी ऑप्शन राइट है, जाइलम। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, जब हम किसी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, कि एक ही इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं उनकी अगर हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं एक ही टाइम में, तो उसको हम सेंट इकोलॉजी कहते हैं, सी जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन इज, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लूकोज की जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बन रहा है, और फिर पायरुविक एसिड से जो NADH जो है वो रिड्यूस हो रहा है NAD पॉजिटिव में, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रही है, लैक्टिक एसिड बन रही है, इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं या एनारोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं। ये ह्यूमन में जब होती है तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम, जो ह्यूमंस का हार्ट होता है इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उस वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मतलब कहाँ से निकल रही होती है, तो जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है बेसिकली ये वो आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो बेसिकली जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट साइड पे वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में उसको लंग्स की तरफ लेके जाती है, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू, जो सीड डोरमेंसी है ये बेसिकली एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड की डोरमेंसी काज करता है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट है। नेक्स्ट है टिबिया इज अ बोन फाउंड इन विच बॉडी पार्ट, जो टिबिया है बेसिकली यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो टिबिया है ये लेग का जो बॉडी का लेग पार्ट है उसमें टिबिया जो बोन है ये पाई जाती है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस इन, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है बेसिकली ये कहाँ पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में हो रहा होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बेसिकली ये हो रहा होता है, तो जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है पेंक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी सेक्रीट, पेंक्रियाज का ह्यूमन बॉडी में ये काम है कि जो पेंक्रियाज हैं वो बीटा जो पेंक्रियाज का बीटा सेल्स होते हैं वो बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑन लीव्स द ट्राइकोम फंक्शन टू, जो लीव्स के ऊपर ट्राइकोम होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लीव्स की स्ट्रक्चर के ऊपर देख सकते हैं ट्राइकोम्स को, बेसिकली ट्राइकोम्स जो होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि जो लीव्स पे जो लीव्स जब ट्रांसपैरेशन करते हैं तो उसको उसके ट्रांसपैरेशन के रेट को ये डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, डिक्रीज ट्रांसपैरेशन। नेक्स्ट है विच प्रोसेस रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, अगर हम सीड्स को यहाँ पे डायग्राम में देखें तो जब बीकर है वाटर का इसमें अगर हम ड्राई सीड डालें तो थोड़ी देर बाद स्वेलन कर जाएंगे, तो बेसिकली ये कौन से प्रोसेस की वजह से होता है, ये इम्बिबिशन की वजह से होता है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है, और इम्बिबिशन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट हाइडाथोड्स आर आल्सो कॉल्ड, जो हाइडाथोड्स होते हैं बेसिकली इनको हम वाटर स्टोमेटा कहते हैं, बिकॉज ये वो स्मॉल होल्स होते हैं लीव्स के ऊपर जिनसे जो है वो वाटर एलिमिनेट करता रहता है सरफेस ऑफ द लीव पे, तो वाटर स्टोमेटा इनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स को, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कैल्विन साइकिल ओकर इन, कैल्विन साइकिल बेसिकली डार्क साइकिल है, और ये अगर हम यहाँ डायग्राम में भी देखें तो कैल्विन साइकिल जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि डार्क रिएक्शन है, तो कैल्विन साइकिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम द न्यूरॉन विच इंटरप्रेट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन इज, अब देखिए वो न्यूरॉन वो हमसे पूछ रहे हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में वो कौन सा न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी करता है और रिसीव करने के बाद
जो है वो स्टिमुलेट करता है मोटर न्यूरॉन को, ताकि मोटर न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्स दे सके। तो बेसिकली ये जो न्यूरॉन होता है इसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रहा होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में। तो इसको हम इंटर न्यूरॉन कहेंगे। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस आर इन। बेसिकली जो हमारे पास डायनसेफ्लॉन होता है ब्रेन का पार्ट, उस डायनसेफ्लॉन को जो है उसमें हमने कौन कौन से पार्ट्स को डाला होता है। डायनसेफ्लॉन जो पार्ट है उसमें हमने डाला होता है सेरिब्रम को, थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को। बेसिकली ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं ये डायनसेफ्लॉन रीजन में पाए जाते हैं ब्रेन के। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। जो डार्क रिएक्शन था जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने, इसी वजह से इनको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं डार्क रिएक्शन को। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज। ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट्स में पाया जाता है, इसका जो प्रिकर्सर है इसको बनाने वाला जो है वो कौन है, ट्रिप्टोफेन। जैसे कि अगर हम टेबल में भी देखें तो ट्रिप्टोफेन जो है ये ऑक्सिन को जो कि एक प्लांट हार्मोन है उसको उसका प्रिकर्सर है, बनाने में हेल्प कर रहा है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है एनर्जी गेन फॉर ईच रिड्यूस्ड एनएडी मॉलिक्यूल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अगर हम ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो हमारे पास एनएडी होता है, एक एनएडी मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होता है तो वो 3 एटीपी बनाता है। यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ईच एनएडीएच जो है जब वो रिड्यूस होता है एनएडी में तो वो 3 एटीपी बनाता है। इसी तरह जो ईच एफएडीएच होता है वो 2 एटीपी बनाता है। तो इन्होंने हमसे एनएडी का पूछा है तो वो 3 एटीपी बनाता है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स राइजेस फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से कितनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स राइज करती हैं, तो हम जानते हैं कि ब्रेन से जो है वो टोटल 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो राइज कर रही होती हैं। तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन जो है 12 पेयर ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्किंग डियर इज फाउंड इन। बार्किंग डियर जो है वो हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, उन रेंजेस में, हिमालय की रेंजेस में पाई जाती हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान में आ जाती हैं, इंडिया में आ जाती हैं। यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन नहीं है तो पाकिस्तान का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको जो है वो ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ब्राउन बियर इज फाउंड इन डैश ऑफ पाकिस्तान। ब्राउन बियर जो होते हैं ये पाकिस्तान के कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो दोसाई प्लेन्स जो हैं, बी ऑप्शन राइट है। दोसाई प्लेन्स जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं पिक में भी, यहाँ पे जो है वो ब्राउन बियर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर प्लेसेंटल मैमल्स एक्सेप्ट। हमारे पास बैट्स, रैट्स और कैमल तीनों जो हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास बी ऑप्शन है कैंगरू, ये पाउच्ड मैमल है, इनको मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ऑल आर रेप्टाइल्स एक्सेप्ट। जो हमारे पास कोबरा है, ये स्नेक है, सिलेमोन जो है, चैमलियन और जो हमारे पास गार्डन लिजर्ट है, ये तीनों ही जो है रेप्टाइल्स हैं। लेकिन जो सेलेमेंडर है सी ऑप्शन, ये रेप्टाइल नहीं है, ये जो है ये एम्फीबियन है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑल आल बर्ड्स एक्सेप्ट। हमारे पास जो फर्स्ट ए सी और डी तीनों जो ऑप्शन है, पेंगुइन, क्रो एंड ईगल, तीनों ही बर्ड्स हैं। जो बैट है ये बर्ड नहीं है, ये बेसिकली मैमल है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सेट इंडक्शन। अब यहाँ तक 70 जो एमसीक्यूज थे ये तो थे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जो यहाँ 71 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज हैं ये एजुकेशनल एमसीक्यूज हैं और टीचिंग के हवाले से ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो इनका जो है हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि ये कौन से एमसीक्यूज पूछे गए थे और इनके क्या आंसर हैं। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी बिकॉज जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो इनको हम जस्ट जो है वो देखेंगे कि इनके कौन से आंसर राइट थे। तो सेट इंडक्शन शुड टेक्स। सेट इंडक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हम जो टीचर है जब वो लेक्चर स्टार्ट करता है तो उससे पहले जो है वो क्या करता है कि इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि उस जो टॉपिक को समझाने लगा है उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बच्चे जो हैं वो उस टॉपिक में समझने के लिए उसको इंटरेस्ट उनमें डेवलप हो जाए। तो ये बेसिकली सेट इंडक्शन जो होती है ये 5 मिनट ही लेती है, तो इसमें 5 मिनट लगते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल इज़ दी। बेसिकली टीचिंग स्किल जो है ये एक आर्ट है, हर कोई जो है वो टीचिंग नहीं कर सकता। टीचिंग सीखने के लिए और टीचिंग करने के लिए जो है वो एक आर्ट का ये काम है, बिकॉज ये कुछ लोग ही जो हैं वो ये आर्ट जानते हैं कि किस तरह से टीचिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए।
तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है वन सेंटेंस समरी इज अ फॉर्म ऑफ। वन सेंटेंस समरी का मतलब ये है कि जब किसी स्टूडेंट से अगर एक लाइन में कोई आंसर पूछा जाए तो वो क्या दे सकता है, एक लाइन में उस चीज़ को क्लियर कर सकता है, उस आंसर को, अपने आंसर को जो है वो क्लेरिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये एक स्टूडेंट की एवेल्युएशन के लिए वन सेंटेंस समरी यूज़ की जाती है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज अ कंपोजिट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी एबिलिटीज वाज सजेस्टेड बाय। कि इंटेलिजेंस जो है ये 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी एबिलिटीज का जो है कंपोजिट है। तो ये किसने सजेस्ट किया था? ये किया था गार्डनर ने। जो गार्डनर था इसने ये 9 जो थी वो प्राइमरी एबिलिटीज बताई थी फॉर इंटेलिजेंस, जैसा कि यहाँ पे दी गई भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है एन इंटेलिजेंस टेस्ट दैट प्रिडिक्ट हाउ वेल यू विल डू इन कॉलेज इज एन। जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कॉलेज में, इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एक एग्ज़ाम होता है ताकि डिटरमाइन किया जा सके कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी क्या स्किल्स हैं और प्रोपेंसिटी टू सक्सीड इन अ गिवन एक्टिविटी, के कोई एक्टिविटी जो उससे करवाई जा रही है वो उसमें कितना सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी स्किल चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड। और जो हमारे पास एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती हैं जब कोर्स एंड होता है, तब जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप कितना अच्छा लर्न कर सके हैं। तो इसको हम कहते हैं फाइनल अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि इसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं कि कितना अचीव किया है ड्यूरिंग ऑल द कोर्स, जो है बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना जो है लर्न किया है। तो ये इसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच टर्म इज नॉट अ टाइप ऑफ रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग का मतलब होता है याद रखना, यादाश्त के बारे में कुछ भी जो है उसको याद रखने की जो एबिलिटी है उसकी कौन सी टाइप नहीं है। रिकॉल का मतलब भी होता है दोबारा याद करना, रिकॉग्निशन का भी यही होता है कि पहचान करना, री लर्निंग का मतलब भी है दोबारा से लर्न करना। लेकिन जो रिडेंडेंसी है, रिडंडेंसी, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है ज़्यादा लंबे अरसे तक याद ना रखना, भूल जाना। तो ये जो वर्ड है ये रिमेम्बरिंग की टर्म के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते इसको। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा इज लुकिंग फॉर अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। एक सारा जो है वो देख रही है कोई ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन विच टीचर एंड लर्नर्स आर फिजिकली सेपरेटेड, जिसमें टीचर्स और लर्नर्स जो हैं वो फिजिकली एक जगह पे नहीं बैठे, वो सेपरेटेड हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शी चूज़, तो वो कौन सा जो है एजुकेशन जो है उसको चूज़ करेगी। तो वो डिस्टेंस एजुकेशन को चूज़ करेगी, बिकॉज जब डिस्टेंस लर्निंग की जा रही होती है, डिस्टेंस एजुकेशन की जा रही होती है, तो उस टाइम टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं या लर्नर जो होते हैं वो फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। यू आर आस्क्ड टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल game after using it in teaching a lesson in high school science, which of the following should you avoid। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप evaluate करें effectiveness को एक इंस्ट्रक्शनल गेम के बारे में यूज़ करते हुए एक टीचिंग लेसन को हाई स्कूल में, तो आप किस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो हम इस तरह के जब हम एवेल्युएशन इस तरह की करेंगे तो उसमें हम प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो होंगी जो कि रेलिवेंट होंगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ, उसको हम अवॉइड करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो होती हैं आर इम्पॉर्टेंट टू व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे जो पिंक कलर के कॉन्सेप्चुअल का वर्ड लिखा हुआ है वो ज़्यादा लिखा हुआ है। इस तरह जो हमारे पास टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को ज़्यादा देखा जाता है, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसलिए जो हमारे पास टॉप मैनेजर है ये राइट ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट है TQM रेफर्स टू। TQM बेसिकली इसका मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस होता है जो डिटेक्ट कर रहा होता है और एलिमिनेट कर रहा होता है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एरर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है, डिटेक्ट करता है।
और स्ट्रीम लाइनिंग को देखता है कि सप्लाई चेन किस तरह से है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को, और बाकी सब कुछ जो है इसमें देखा जा रहा होता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसको TQM भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज वन ऑफ द 3 रीजन फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो उसमें 3 रीजन जो देखे जाते हैं वो ये होते हैं कि इट परमिट इंक्रीज लर्निंग टाइम। अब बहुत सारे 3 होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक है वो ये है कि ये इंक्रीज कर देता है, लर्निंग टाइम को बढ़ा देता है। अगर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की गई होगी तो जो लर्निंग टाइम है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यानी कि क्वांटिटेटिव जो नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू में रिसर्च की जा रही है, तो उसमें जो है उसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, तो उसको जो ए ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, कि हम कलेक्शन करते हैं सेकेंडरी डाटा की और इट्स इंटरप्रिटेशन, और हम जब सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जा रहा होता है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, a variable that is supposed to cause a change in smaller variable is called। वो वेरिएबल जो किसी और दूसरे स्मॉलर वेरिएबल में चेंज काज कर सकता है उसको हम कौन सा वेरिएबल कहेंगे, तो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, सी ऑप्शन राइट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे स्मॉल वेरिएबल में भी चेंज काज कर सकता है क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, APA manual provide guideline for research report in the context of। जो APA manual होता है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन किसके लिए, रिसर्च के लिए, जो जिसमें एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है APA मैनुअल। किसके कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस स्टाइल भी बताता है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल, यानी कि रिटन फॉर्म में जो कॉन्टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसकी क्या रेफरेंस स्टाइल होना चाहिए, क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल होना चाहिए, दोनों चीज़ों के बारे में APA मैनुअल प्रोवाइड करता है गाइडलाइन। सो बोथ A एंड B जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द बेसिक सिस्टम मॉडल हैज डैश मेजर एस्पेक्ट। जो बेसिक सिस्टम मॉडल जो होता है उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द कम्प्रिहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो कम्प्रिहेंसिव टर्म्स यूज़ की गई हैं जो कवर कर रही हैं बिल्डिंग्स को भी, प्लेग्राउंड्स को भी, फर्नीचर को भी, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं लाइब्रेरी की या लेबोरेटरी की उनको भी, तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये स्कूल प्लांट को डिस्क्राइब करें, यानी कि एक स्कूल के अंदर जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उन सबको जो है कलेक्टिवली हम स्कूल प्लांट कहेंगे, तो वो ये सारी टर्म्स जो हैं कवर कर रही हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। यानी कि जो अगर हम एक टास्क 80% तक एक्यूरेसी के साथ जो है वो परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए। ये एक एग्जांपल है, किस चीज़ की एग्जांपल है, ये है एग्जांपल क्राइटेरियन रेफरेंस की। तो क्राइटेरियन जो रेफरेंस है उसमें 80% एक्यूरेसी के साथ जो है एक टास्क को कंप्लीट किया जाता है सक्सेस के लिए, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द टर्म गेस्टाल्ट मीन। गेस्टाल्ट का जो टर्म है इसका मतलब है दी होल, यानी कि कंप्लीट, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, ओवर लर्निंग डील विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवर लर्निंग जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन ये ज़्यादा एज क्रिएट करती है, यानी आसानी क्रिएट करती है और क्विकनेस जल्दी जो है वो प्रोड्यूस करती है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एज और क्विकनेस दोनों ही काज करती है ओवर लर्निंग, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, a process of drawing a sample from a population is known as। जब हम किसी पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रा करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। जैसा कि यहाँ पे पॉपुलेशन थी उसमें से हमने पहले सैम्पलिंग फ्रेम बनाया और फिर हमने सैंपल जो थी पॉपुलेशन का सैंपल जो ले लिया, आखिर में हमने ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने जो सैंपल था उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम सैम्पलिंग कहेंगे, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अ स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ। जो स्प्लिट हाफ मेथड होता है इसमें जो है हम क्या करते हैं कि बेसिकली यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी के, जो ऑब्जर्व करने वाला जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी इज आल्सो नाउन एज। जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी होती है इसको हम पैरेलल फॉर्म भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है।
नेक्स्ट है measure of how well is a technique, process और concept is considered as। ये चेक करना कि कितना वेल जो है एक टेक्निक या एक प्रोसेस या फिर एक कॉन्सेप्ट कितना वेल है, कितना वो अच्छा है। तो इस चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। हम कहते हैं कि इस प्रोसेस की या इस टेक्निक की हम या इस कॉन्सेप्ट की हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा है। तो ए ऑप्शन जो है वैलिडिटी, ये राइट है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? जब भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसमें लर्नर्स की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं और टीचिंग की बात करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है बिहेवियरल इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब भी हम कोई किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, किसी के भी बिहेवियर को अंडर नॉर्मल कंडीशन जब भी हम कर रहे होते हैं तो उसको हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये ऑप्शन जो है वो राइट है। कैरिकुलम इज सपोज्ड टू। जो कैरिकुलम होता है ये बेसिकली एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड, ये स्कूल जो होता है या कोई भी कॉलेज जो होता है उसको पहले से ऑर्गेनाइज करके रखता है और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो इन्होंने अचीव करने होते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे कैरिकुलम जो है इसका जो और राइट ऑप्शन है वो सी है। यहाँ पे मुझसे गलती से डी ऑप्शन लगा हुआ है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सी, बिकॉज जो कैरिकुलम होता है ये स्कूल ऑर्गेनाइज भी करता है और फिर इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रखता है जिसको अचीव करना होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कैरिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। कैरिकुलम जो होता है इसमें ये किस चीज़ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है? ये एक सोसाइटी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कैरिकुलम हेल्प द कैरिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। जो साइकोलॉजिकल कैरिकुलम होता है ये हेल्प करता है कैरिकुलम डेवलपर, यानी कि जो कैरिकुलम बनाने वाले हैं उनको हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें किस चीज़ की नेचर को, लर्नर्स की नेचर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।